में सौदा आपका और आज इक्विटी बाजार में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ शुरुआत और अब फोकस करते हैं सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार सौदा आपका में हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जो आपको देंगे कमाई के टिप्स। इंट्राडे के लिए किस शेयर में करें खरीदारी या बिकवाली, तत्काल ट्रेड आइडिया जानिए हमारे एक्सपर्ट का। किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में, साथ ही में स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन भी आपके सामने रखेंगे। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। दस दिन लगातार डॉलर भागने के बाद अब हमने एक हल्का सा स्लाइड देखा है और इस गिरावट के बाद पूरे कमोडिटी पैक ने रिएक्ट किया है। ब्रेंट क्रूड फिर से $50 के बेहद करीब पहुंच गया। इसमें करीब 1% ऊपर कारोबार हो रहा है। इस महीने के अंत में ओपेक की बैठक में उत्पादन कटौती पर फैसले की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में हम ये बढ़त देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में क्रूड करीब 8% महंगा हो चुका है। सभी को उम्मीद है कि ओपेक के बैठक से कुछ निकल कर आएगा प्रोडक्शन कटौती को लेकर और फिलहाल इसका दाम 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। वैसे आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आने वाली है और जिस पर क्रूड की कीमत की नजर रहने वाली है। सोने में हम हल्की सी बढ़त अब देख रहे हैं। इसका दाम $1215 के ऊपर चला गया है। चांदी में करीब 1.5% की जोरदार तेजी आई है। दरअसल डॉलर में जो दबाव दिख रहा है उससे एलएमई पर बेस मेटल्स के दाम को भी सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर एक हफ्ते के अपने हाईज को छूता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे मेटल में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। इस बीच गेहूं की बढ़ती कीमतों पर काबू के लिए सरकार ने दिल्ली में दोगुना गेहूं की सप्लाई करने का ऐलान किया है। वहीं एक्सपोर्ट की उम्मीद में ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन का दाम एक महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी शुरुआत में दिखी है। तो इंतजार है अब घरेलू कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पर ओपनिंग करते हैं और इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो वॉच आउट करेंगे क्रूड को। जो हम क्रूड में बढ़त देख रहे हैं इस पूरे महीने अभी तक अच्छी खासी बढ़त क्रूड में आ गई है। भारतीय बाजार में किस तरह की ओपनिंग क्रूड देता है और इस ओपनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए क्रूड में, सोने और चांदी के ओपनिंग पर भी। लेकिन कमोडिटी बाजार खुल गए और सबसे पहले आपको एक चेक देते हैं क्रूड की कीमत का। और क्रूड की शुरुआत आज हो रही है ₹11 की मजबूती के साथ 3,326 का भाव क्रूड एमसीएक्स खुलते के साथ। सोना आपकी स्क्रीन पर ₹38 की तेजी के साथ खुल रहा है, 29,173 के लेवल्स। चांदी में हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग है, ₹415 की अच्छी स्ट्रांग ओपनिंग हम देख रहे हैं। अप है 1% से ज्यादा ऊपर है, 40,932 पर। नेचुरल गैस ₹203.50 पर खुल रहा है। हरे निशान पर बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी 1.5% की, एल्यूमिनियम में 0.5% की तेजी के साथ शुरुआत होते हुए ₹118 पर। लेड में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% अप है लेड। निकल में भी कारोबार मजबूत ₹778.40 के साथ हरे निशान में शुरुआत। जिंक में भी आज तेजी के साथ शुरुआत हो रही है। तो पूरे बेस मेटल्स को कहीं ना कहीं डॉलर के एक डाउनवर्ड स्लाइड का फायदा मिल रहा है। सोयाबीन है अब आपकी स्क्रीन पर। एग्री कमोडिटीज में दबाव यहां पर, सरसों में भी दबाव के साथ शुरुआत, 4,701 के लेवल सरसों दिखा रहा है। ग्वार आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी आज दबाव के साथ ही शुरुआत हो रही है। हल्दी भी आज दबाव के साथ खुलते हुए 7,232 का भाव। जीरा 17,980 के साथ ₹140 की मजबूती के साथ टिका हुआ। कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता और मनीलिशियस कैपिटल से हैं जय, साथ ही हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। जय गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल फिर से $50 को अप्रोच कर रहा है लेकिन इसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। इन लेवल्स पर आप अभी क्या एक्शन देख रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए कच्चा तेल जैसा अपने पहले भी जिक्र हुआ था कि $42-43 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से रिबाउंड है
अब मार्केट ओपेक और नॉन ओपेक के बीच में जो एक सहमति बनने के चांसेस है 30 नवंबर तक, उसको प्राइस इन कर चुकी है। अब यहाँ अगर प्रोडक्शन कट होता है तो ही यहाँ पे 3500-3600 का रेट या $52-53 का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज $50 काफी फेयर प्राइस है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो 3380-3400 के आसपास मेरे ख्याल से इससे पूरा प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए जो लॉन्ग साइड में बने हैं। ओके, सो आपको लग रहा है ये प्रॉफिट बुक करने का अच्छा समय हो सकता है क्रूड में हम जो उछाल देख रहे हैं। साथ ही में जय, आपसे समझना चाहूंगी सोने में अभी आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, थोड़ा सा जैसे अब ये क्लियर लग रहा है कि दिसंबर में रेट हाइक होना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ग्लोबल ग्रोथ को लेके भी एक थोड़ी सी आशंका है। घरेलू फ्रंट पे एक रूमर्स ऐसे हैं कि शायद हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर से पहले एक बार इंपोर्ट ड्यूटी में कट हो। तो तमाम फैक्टर्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड बना रहे हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, उससे इसका फायदा मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर कोई पोजिशनल कॉल बनाना चाहता है तो मेरे ख्याल से $1200 का वेट करना चाहिए, जो करीब 2800-800 के आसपास का लेवल होता है। और उस लेवल पे एक एंट्री मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी एंट्री रहेगी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं अभी वेट एंड वॉच की ही सलाह दूंगा, मौजूदा लेवल्स पे थोड़ा सा अवॉइड करें। चांदी में आज हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हुई है, तेजी है इसमें। इस तेजी में अभी आप चांदी में क्या व्यू रखते हैं, क्या करने की सलाह देंगे? 40,000 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है 40,500 40,400 का लेवल मिले तो। हालांकि आज गैप अप ओपनिंग है तो थोड़ा सा वेट करें। अगर ड्यूरिंग द डे यहाँ पे प्राइसेस 40,500 400 के आसपास आते हैं तो एंट्री करें। 41,200 के टारगेट के लिए 40,000 का एक स्टॉप लॉस रखें। और आस्था जैन भी मेरे साथ शामिल हो चुकी हैं। आस्था जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। एनसीडीएक्स के दिसंबर वायदे में बाइंग की सलाह दूंगी अराउंड द लेवल ऑफ 17,700। स्टॉप लॉस रहेगा 17,300 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 18,150 से 18,300 का। बेसिकली जीरे की हम बात करें तो फ्रेश एक्सपोर्ट इंक्वायरीज यहाँ पे देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस को यहाँ पे सपोर्ट मिला है। वहीं स्टॉक की बात करें तो जो स्टॉकिस्ट हैं और जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे स्टॉक्स में भी कमी आई है, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ से फर्दर राइज कर सकती है। इसीलिए बाइंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। सेकेंड कॉल रहेगा बारडे में। एनसीडीएक्स के दिसंबर वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी 1855 के स्तर पर। स्टॉप लॉस रहेगा 1890 का। टारगेट रहेगा 1810 का। बारले की बात करें तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पे एक सेलिंग देखी गई है, जिसकी वजह से दबाव हमें प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। ओके, सो आप कह रहे हैं कि बिकवाली की सलाह जौ में दे रही है और खरीद की सलाह जीरे में आ रही है आस्था की तरफ से। अजय, बेस मेटल्स आज हम देख रहे हैं उनकी चाल सुधरी हुई है, बढ़त के साथ खुले हैं और जाहिर तौर पर हमने एलएमई पर भी कॉपर में एक रेस देखा है। आप बेस मेटल्स में कौन से मेटल को भी वॉच आउट कर रहे हैं? देखिए, मौजूदा लेवल्स पे जिंक वॉच आउट करने लायक है, क्योंकि प्राइसेस 170 के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं और चांसेस है ये 185 तक भी जाए। तो जिंक पे ध्यान रखें। अभी 173-72 के आसपास मिलता है तो 170 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इस पे बाई साइड में बने, 185 पे टारगेट कीजिए। आस्था जी, सरकार गेहूं की सप्लाई बढ़ाने जा रही है और इस पर आपकी क्या राय है? गेहूं की हम बात करें तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस में एक दबाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ चर्चा की ही बात है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में 2123 के स्तर पर गेहूं अभी ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। लेवल्स रहेंगे 2100। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2070 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2140 से 2150 का। रुपए में आज हमने मार्जिनल बढ़त के साथ शुरुआत देखी है। जय, करेंसी मार्केट में अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? आज थोड़ा सा एक रुपए में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है, प्योरली बिकॉज डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ी सी नरमी है। बट अभी जो रुपी में जो भी मूवमेंट है ये प्योरली डॉलर इंडेक्स ड्रिवन है और 101 के ऊपर शॉर्ट टर्म में नहीं नजर आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स सस्टेन कर पाए। और रुपी की बात करें तो 68.30 से ऊपर ये वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आरबीआई की तरफ से भी थोड़ा सा इंटरवेंशन है डॉलर रुपी को संभालने के लिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ लौट सकता है इस वीक में और 67-60 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
धन्यवाद आप दोनों का ही। जयप्रकाश गुप्ता और आस्था जैन हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किन लेवल्स पर आपकी होनी चाहिए नजर, ये हमसे वो हमें बता रहे थे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही किरण जाधव रहने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। शेरखान के टेक्निकल एनालिस्ट जय ठक्कर के मुताबिक सेल वेदांता, इसमें आप लक्ष्य 190 पर नजर रखिए, स्टॉप लॉस 207 पर होना चाहिए, और सेल इंट्राडे के लिए वेदांता के फ्यूचर्स। ये जय ठक्कर का तत्काल ट्रेड आइडिया। तो बाजार में हमने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखी थी, लेकिन उन लेवल्स को ये नहीं मेंटेन कर पाए और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हुई है। और अभी फिलहाल सेंसेक्स में 124 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी जो कि 8000 क्रॉस किया उसने, लेकिन अब उन लेवल्स पर टिक नहीं पाया, उनसे नीचे आ गया है। हालांकि 43 अंकों की बढ़त के साथ अभी भी कारोबार हो रहा है, लेकिन 8000 से नीचे है। मिड कैप में 42 अंकों की बढ़त है, और मिड कैप में बहुत ही वॉलेटाइल हम ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी भी अब बेहद अभी फ्लैट ही नजर आ रहा है, लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ जरूर है। 894 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फासला ज्यादा नहीं है। 624 शेयर हैं जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। भेल, गेल, एनटीपीसी, इन सब में हम दबाव देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई, एलएनटी भी आज दबाव के साथ ही कारोबार करते हुए आपकी स्क्रीन पर। यस बैंक, अंबुजा सीमेंट में भी दबाव के साथ कारोबार, लेकिन बढ़त आ रही है हिंडाल्को, जी एंटरटेनमेंट और औरोबिंदो फार्मा से। सौदा आपका में मेरे साथ प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव जुड़ चुके हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हमने देखा 8000 में टिक नहीं पाया, उससे नीचे आ गया है, आपकी क्या कॉल होगी निफ्टी पर? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। निफ्टी में आज उथल पुथल देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमने एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कि 8000 का लेवल कल क्रॉस किया था, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया था, और निचले स्तर खुलते हुए नजर आ रहे थे। तो अगर ऑप्शंस चेन डेटा देखते हैं तो थोड़े से निचले स्तरों पे पुट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती नजर आ रही है। उसी के साथ कॉल राइटिंग बढ़ती नजर आ रही है 8100 8200 के लेवल्स पे। तो ये सब अगर डेटा देखते हैं तो बहुत ऊपर नीचे आज का सत्र रहेगा, जैसे कि हमने पहले 1 घंटे में देखा भी है कि मार्केट इतने गैप अप से खुला, फिर वापस नीचे आया और वापस ऊपर जा रहा है। तो इन लेवल्स में जितना ऊपर 8000 के नजदीक जाएगा तब सेल करने की सलाह होगी। 8030 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और वापस एक बार 7900 के लेवल्स टेस्ट होंगे। पर फाइनली आज वोलेटाइल डे है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड अपनाने चाहिए। और अब बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लाल निशान में स्लिप कर चुके हैं, फ्लैट से अब नेगेटिव जोन में आ चुके हैं। खुले बढ़त के साथ जरूर थे, लेकिन वो बढ़त गवा चुके हैं। बैंक निफ्टी में आपका नजरिया? कल के सत्र में भी हमने लास्ट आखिरी सौदा के शो में भी मैंने कहा था कि जो वीकनेस है वो बैंक निफ्टी की ओर से आ रही है, और इसीलिए मेरा थोड़ा सा मंदी का रुझान है। बैंक निफ्टी बिल्कुल वीक है, मेरा बेचने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 18560 का रखना चाहिए, और टारगेट्स 18300 के देखने को मिल जाने चाहिए। और अब रुक करते हैं नई सहयोगी पूजा का, और पूजा हमें बताने वाली है स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन।
हल्के बढ़त के साथ इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। हम देख रहे हैं करीब 13 अंकों की मामूली बढ़त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। काफी सारे शेयरों में अच्छी रैली है, वहीं कुछ शेयरों में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो तांत्या कंस्ट्रक्शन में 19% की तेजी अपर सर्किट पर ट्रेड कर रही है स्टॉक। पीएनबी गिल्ड्स और एचसीएल इंफो सिस्टम, ये कुछ स्मॉल कैप शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी बढ़त के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी आज हलचल है। कल भी हमने देखा था कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी केमिकल स्टॉक्स में, और आज भी हरे निशान में सभी स्टॉक्स आज ट्रेड कर रहे हैं। हिमालय केमिकल्स, कनौरिया केमिकल्स, पंजाब केमिकल्स सभी में करीब 2 से 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स आज फोकस में है क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दबाव में सभी शेयर्स आज ट्रेड कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी इन शेयरों में देखने को मिल रही है। टीबीजेड और गीतांजलि जेम्स दोनों ही करीब 2% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये तो बात हुई कुछ स्टॉक्स की जो हरे निशान में है, वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि काफी ज्यादा कमजोरी में है, जैसे कि पेपर शेयर में आज काफी ज्यादा दबाव है। स्टार पेपर, श्रेयस इंडस्ट्रीज और मालू पेपर मिल्स ये सभी करीब 3 से 6% की कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ और स्मॉल कैप लूजर्स की अगर बात करें तो सैटिन क्रेडिट केयर, सुनील हाईटेक, एचपीएल इलेक्ट्रिक ये सभी अपने लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद किरण जाधव की ट्रेडिंग टिप्स। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में जरूर हैं, लेकिन जो हमने सुबह की शानदार ओपनिंग देखी थी उन लेवल से नीचे स्लिप कर चुके हैं। मेरे साथ किरण जाधव बने में है। किरण, बाजार के इस मूड में जहां आपके शब्दों में कहें बहुत उथल पुथल नजर आ रहा है, आप ट्रेडिंग के लिहाज से किन स्टॉक्स को पसंद कर रहे हैं? के लिहाज से अगर आज अब जस्ट डायल का चार्ट देखें तो एक अच्छे रेंज के नीचे ट्रेड करता नजर आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज की बिकवाली देखी गई है, तो मेरा मानना है कि जस्ट डायल को बेच के चलना चाहिए। 382 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 367 से लेकर 360 के देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक एक ही पिक आप देना चाहेंगे? नहीं, दूसरा स्टॉक रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल, जहां पे 700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 671 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज 2 सेल कॉल ही आ रही है हमें किरण की तरफ से। एक सेंचुरी टेक्सटाइल में सेल की सलाह दे रहे हैं और टारगेट 672 का, लेकिन साथ ही में जस्ट डायल में भी सेल की सलाह किरण की तरफ से। किरण, स्मॉल कैप स्पेस में चलना आपको मैं ले जाना चाहूंगी, और कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। हिमाद्री केमिकल्स अच्छी खासी बढ़त, कनौरिया केमिकल्स में भी ऑलमोस्ट 3% की बढ़त, और पंजाब केमिकल्स भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। इन बढ़त वाले केमिकल शेयर्स में आपकी नजर किस पर है, और टेक्निकल चार्ट्स आप इनके कैसे रीड कर रहे हैं अभी? तीनों चार्ट्स अगर देखते हैं तो तीनों में एक्चुअली रुझान नेगेटिव ही है, पर अगर इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना ही है तो मैं पंजाब केमिकल्स के साथ चलना पसंद करूंगा। 160 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि आधे 1-2 ट्रेडिंग सेशन में 172 से लेके 176 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। और साथ ही में जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें टीबीजेड जो है आज यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, और गीतांजलि जेम्स को भी अगर देखें तो बढ़त नजर आ रही है। हालांकि डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने इन दोनों को प्रेशर में देखा था, लेकिन ये दोनों ही अभी बढ़त में दिख रहे हैं। और इनके टेक्निकल चार्ट्स में आप क्या रीड कर रहे हैं, क्या करने की सलाह होगी टीबीजेड और गीतांजलि जेम्स? दोनों ही चार्ट पैटर्न को ऐसे नहीं है कि जहां पे मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी, पर हाँ थोड़ा सा रिस्क लेके अगर कोई बाय करता है तो इधर से थोड़ा सा अपसाइड मिल सकता है, स्पेशली गीतांजलि जेम्स में। स्टॉप लॉस 49 का रहेगा, जहां पे ₹2 की रिस्क रहेगी, और टारगेट करीबन 55 से लेके 56 के देखने को मिल सकते हैं, वो भी इमीडिएट नहीं, अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन किरण जाधव बने रहने वाले हैं क्योंकि किरण आपको एफएनओ बाजार के टिप्स देंगे आगे। इनके साथ होंगे एक और एक्सपर्ट, एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा। तो आगे तैयार हो जाइए ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए।
बाजार में उतार चढ़ाव जारी, गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी ½ % मजबूत, बैंक निफ्टी भी बढ़त बनाने की कोशिश में, मिड कैप 1/4% ऊपर। क्रूड में उछाल से केन इंडिया में 3% की तेजी, वहीं डॉलर की कमजोरी से मेटल शेयरों को मिला सहारा। कमजोर नतीजों के चलते शोभा डेवलपर्स 4% टूटा, दूसरी तिमाही में आय और मार्जिन पर दिखा दबाव। आज आएंगे एलएनटी के नतीजे, मुनाफे और मार्जिन पर दबाव की आशंका, हालांकि आय में बढ़ोतरी संभव, FY17 के गाइडेंस पर रहेगी नजर। संसद में विपक्ष का हल्ला बोल जारी, नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष, स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज। और भारतीय बाजार की चाल आज एक बार फिर वॉलेटाइल देखी जा रही है। शुरुआत कुछ कमजोरी के साथ हुई, फिर रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हाई से बाजार काफी नीचे आ चुका है। 7,970 के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। याद रखिए कल 7,916 ये दिन का लो था, उससे कहीं ऊपर है हम। रिकवरी आ रही है, लेकिन एक्सपायरी का हफ्ता है, तो उठापटक का सिलसिला आगे बढ़ सकता है, जारी रह सकता है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस बाजार में, इस पर हम बात करेंगे हमारे दोनों ही जानकारों से। आज टेक चेक देंगे किरण जाधव, और साथ ही वायदे बाजार की रणनीति भी समझेंगे गौरव बिस्सा से। लेकिन फिलहाल मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आते हैं। खासतौर से पुट और कॉल के एक्शन में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। याद रखिए कल 7,800 के पुट में काफी हरकत देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं 8,000 का पुट और साथ ही साथ 7,900 के पुट में काफी एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कॉल में हम देख रहे हैं कुछ 8,000 और 8,100 का कॉल आज के सत्र में कुछ एक्टिव दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स पर आते हैं तो कंज्यूमर काउंटर्स में कल वोल्टास थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला ट्रेड दिखा रहा था, आज यहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप मेटल्स में देखें तो हिंडाल्को में एक पुल बैक आया है। दरअसल डॉलर में जो लगातार तेजी बनती हुई दिखाई दी थी, उस पर हल्का सा ब्रेक लगा है, तो वो एक मेजर रिलीफ है इस सेक्टर के लिए। तो हिंडाल्को में आज हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट रिजर्वेशन करीब 9% तक का होता हुआ। वेदांता जैसा एक शेयर भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, और तेल कंपनियों में भी अच्छी चमक देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया ऑफ कोर्स 2% ऊपर। हम पहले केन की भी बात कर रहे थे हेडलाइन में, कैश मार्केट में उस स्टॉक में अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट की स्थिति है वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से। ये अब तक के सबसे अपबीट काउंटर्स हैं। इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जो पहले दर्शक जुड़ रहे हैं वो कपिल है, और इन्होंने व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजा है। 5 लॉट है इनके हाथ में 469 के भाव पर, काफी ऊंचे दाम पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है। हेवल्स जैसी काउंटर्स में वैसे भी हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में काफी दबाव देखने को मिला है, या फिर पिछले 10 दिनों में काफी प्रेशर आया है। किरण, क्या सलाह होगी आपकी? इसमें एक छोटा सा पुल बैक बिल्कुल दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने 450 से लेके करीबन 310 तक ये स्टॉक नीचे आया है, पर 450 या 400 व्हाटएवर कॉस्ट उनकी है 400 के ऊपर वाली, वो लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो कॉल तो ड्राई आउट हो जाने चाहिए, पर मुझे लगता है कि आते 2-3 दिनों 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ये 340 से 350 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तब इनको इस कॉल से बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, 350 के आसपास अगर ये शेयर दिखे तब आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 469 तक के लेवल्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि आपको और नुकसान हो, आप एग्जिट की तैयारी में फिलहाल आ जाइए। जमाल हमारे साथ लखनऊ से है, पूछे जमाल। हाँ जी मैम, ऐसा है कि मैंने डीएलएफ जो है बाय करे हुए हैं कॉल ऑप्शन में 150 के स्ट्राइक प्राइस से 90 पैसे से एक लॉट, और एक दूसरी लॉट जो है वो डीएलएफ की 145 रुपए से 1.5 रुपए। ये पोजीशन जमाल आपने कब खड़ी की बताइए मुझे? ये मैंने 10 तारीख को ली थी। आई एम सॉरी, 10 तारीख को, 10 नवंबर को, ठीक है। लेकिन तभी से हमने देखा था वैसे डीएलएफ और बाकी रियल एस्टेट काउंटर्स की धुलाई तो शुरू हो गई थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हो गया था। अब 106 पर आ चुका है काउंटर, और इन्होंने डीएलएफ में तेजी की, बिल्कुल उल्टा कॉल लिया। क्या सलाह होगी अब किरण इनके लिए?
नहीं, अभी 2 दिन बच चुके हैं इस महीने का। अगर अगले महीने का कुछ है तो थोड़ा सा पुल बैक रैली आ सकती है, पर वीकेस्ट स्टॉक डीएलएफ है रियल्टी स्पेस में, तो मुझे नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंट राइज इधर से मिलेगी। और 2 दिनों में कॉल के रेट्स तो कोई चेंज नहीं होने वाले, तो ये बाहर निकलने की ही सलाह होगी। जमाल, ये गलती अगली बारी ना दोहराइए, बेहतर रहेगा। मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड भी देखिए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर आई और सबसे ज्यादा आपने देखा बेयर्स ने हल्ला बोला पहले रियल एस्टेट काउंटर्स पर, और उस बीच आपने ये तेजी की कॉल ली, तो बिल्कुल गलत कॉल ली है और उसका खामियाजा आप फिलहाल भुगत रहे हैं। अगली बारी जरूर कॉशियस रहिएगा, ऐसी खबरों पर भी नजर रखें। दीपक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं राजकोट से। पूछिए दीपक। हाँ, नमस्कार अर्षिता जी। नमस्कार सर, बताइए। मेरा सवाल था यूनियन बैंक का 160 का कॉल 50 पैसे में लिया है, और पिछली बार आपसे बात हुई थी 4 तारीख को जी। हाँ, मैंने कहा था मैंने अपनी समझ से निफ्टी का वीकली चार्ट बनाया है, और उसमें 4 तारीख की शुक्रवार था उस दिन, और वीकली क्लोजिंग थी। उस दिन मैंने कहा था 8572 के नीचे क्लोज आएगा तो ये निफ्टी नेगेटिव हो जाएगी जी। बाजार में काफी बिकवाली आई है, तो आप बाजार को वैसे ठीक से पढ़ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस दीपक। बताइए किरण, यूनियन बैंक 160 का कॉल इन्होंने 50 पैसे पर लिया है। एक अच्छा बेस 148 के करीब है और ट्रेड अभी 150 के करीब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 147, 146 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। एक इधर से पुल बैक आना लाजमी है, और रिलेटिवली यूनियन बैंक का चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बार वापस 158, 159 टेस्ट करने की उम्मीद है जब तक 148 होल्ड करता है। तो 148 के नीचे अगर जाता है तो बाहर निकलना चाहिए, जब तक इसके ऊपर है तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस आपका भाव मिल जाए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए होल्ड की सलाह है, बने रहिए इस ट्रेड में। अगला सवाल ले लेते हैं नितेश यादव का, देवास से लाइन पर हैं। पूछिए नितेश। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा जुबिलेंट फूड बाय है जी। किस प्राइस पर? 896 रुपए दिसंबर का फ्यूचर, वह 1 लॉट। दिसंबर सीरीज की पोजीशन है ये। क्या इसमें कोई हेजिंग कॉल अगर हो तो वो बता दीजिएगा। ठीक है, कोई हेज तैयार करना चाहिए किरण इनको। 896 दिसंबर फ्यूचर्स जुबिलेंट फूड वर्क्स में पोजीशन खड़ी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 970 से लेके 1000 का है, तो 1000 के दिसंबर कॉल्स अगर बेचते हैं तो थोड़ा सा उधर प्रीमियम जेब में आ जाएगा, और लॉन्ग पोजीशन है तो विन विन सिचुएशन होगी। अगर इधर से भाव ऊपर चलता है तो इनको फ्यूचर्स में फायदा होगा, पर कॉल में 1000 के ऊपर उनका नुकसान होता नजर आएगा। और अगर ये इधर से थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये जो प्रीमियम आप कलेक्ट करते हो वो आपको फायदा देता नजर आएगा, थोड़ा सा आपको लीवे मिल जाएगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 860 का, तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करने की सलाह होगी और 1000 का कॉल बेचने की सलाह होगी। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह जुबिलेंट फूड पर आती हुई। हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं। इस बीच बाजार पर भी नजर डालें तो लो से रिकवरी जरूर हुई है मार्केट की। आज देखिए 8018 का हाई अब तक बाजार ने छुआ है, और 7946 लो था। अब 7946 से हम अच्छी खासी रिकवरी दिखा पाए हैं। 7981 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी भी 37.2 पर है। गौरव, क्या सलाह है आपकी ट्रेडर्स को? निफ्टी में क्या पोजीशन, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन? पुल बैक के लिए कोई स्ट्रैटेजी, या फिर आपको लग रहा है अभी भी मार्केट उछाल पर बिकवाली का ही है? गुड मॉर्निंग। एक उछाल के लिए हम लोग प्ले कर भी रहे थे, लेकिन जो हिसाब से सस्टेनेबिलिटी नहीं आ पा रही है मार्केट में, मुझे लग रहा है एक इंट्राडे ट्रेड एक बन सकता है आपको सेल का। 7980 के आसपास निफ्टी है तो 8010 के स्टॉप लॉस आप बेच सकते हैं, और 7920, 7925 एक बार लेवल्स दिखा सकता है। अगर 8000 सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि आप इस 100 पॉइंट के बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। 8000, 8020 अगर सस्टेन करे तो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर एक बार निफ्टी में आ सकता है। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी, 18700 के स्टॉप लॉस आप बेच सकते हैं। 18550 के करीब बैंक निफ्टी को बेचिए, 18200 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। तो बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट है, क्योंकि वो बाउंस सस्टेनेबल तरीके से नहीं टिक पा रहा है, टिक नहीं रहा है, यही दिक्कत है मार्केट की। आज अतुल शाह से बात करते हैं, अहमदाबाद से लाइन पर है। पूछे अतुल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैंने एक लॉट LNT का बाय किया है 1456 रुपीज, तो अब क्या किया जाए? आपने क्या इसी सीरीज के लिए पोजीशन ली थी? ये नहीं,
1 महीने पहले का। ओके, मतलब टाइम दे सकते हैं, राइट अतुल जी? हाँ। इस पर सलाह क्या होगी किरण? देखिए आज नंबर्स आने वाले हैं और भेल के आंकड़ों के बाद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया है कि शायद सेक्टर में टर्न अराउंड आएगा, स्पेशली कच्चे तेल में जो उबाल आया है उसका भी फायदा होपफुली एल&टी के नंबर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट मार्केट में ये काफी काम करते हैं। तो अगर वहां की इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो एल&टी के लिए बढ़िया है। 1456 पर इन्होंने पोजीशन ले रखी है, वहां से भाव काफी नीचे हैं और टाइम दे सकते हैं, क्या देना चाहिए? डिफिकल्ट लग रहा है मुझे इधर से अपसाइड एल&टी में। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स में इसने एक बेरिश वेज के फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था और वो ब्रेकआउट करीबन 1425 लेवल्स के करीब था। उधर से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम करते नीचे आ रहा है। हालांकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो गैप था उसका करीबन 1310 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अभी इतने दिन रुक गए तो मेरा मानना है कि और एक 30-40 रुपए के लिए रुकना चाहिए। 1300 का स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए, पर ये बाउंस बैक जब आएगा तो मुझे नहीं लगता 1425 क्रॉस करेगा। 1425 पे एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। ओके, 1425 पर एक बार दोबारा आप रिव्यू लीजिए, क्योंकि इसके पार जाना बहुत मुश्किल है। और आज वैसे भी नंबर्स पर ध्यान रहना चाहिए अतुल जी, क्योंकि अगर नंबर्स थोड़े से भी बेहतर आते हैं वो रिकवरी फास्ट आएगी। इस पर आप जरूर गौर करें। गौतम हमारे साथ अंबाला से लाइन पर है, पूछे गौतम। गौतम गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। मैम ऑप्शन में येस बैंक है मैम, पुट कॉल लिया है 1100 पे मैम, 3 लॉट्स 1833 पे। ये आपने पुट लिया है? यस मैम। ओके, मंदी की है, फेयर इनफ। 1435 आज का भाव है, 1100 का पुट। क्या सलाह होगी इस पर गौरव? ये काफी दूर का लिया है 1100 का जो स्ट्राइक है, मुझे लगता है उस स्ट्राइक सिलेक्शन एक बार वो ठीक शायद 9 पर आज फिलहाल ट्रेड कर रहा है शेयर। 1109 1108 के आसपास आ रहा है येस बैंक और इनकी 1100 की पोजीशन है, 1100 का पुट लिया है। देखिए अभी एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी एक ये नजदीकी एक्सपायरी है, 3 दिन की एक्सपायरी। अगर आप ऑप्शंस के वैल्यूएशन में देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये चीप है। यहाँ पे अगर अभी भी ये ट्रेड अगर कर रहा है करंट लेवल्स पे 12-13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ एक 1090 1095 तक एक बाउंस आ सकता है। तो आप चाहिए तो आप 1120 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए, लेकिन अगर 1090 पे अगर आता है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैसा आपको इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि तब उसकी वैल्यूएशन आपके तकरीबन 20-21 के करीब की होगी। तो अगर यहाँ से 15 पॉइंट भी गिरता है और आपको फिर भी सिर्फ 4 या 5 में मिले हैं, तो वो लिहाज से मैं कह रहा हूँ थोड़ा दूर का स्ट्राइक है, आपको शायद इसमें इतना पैसा ना मिले। तो एक बार आप इसको 1120 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर दीजिए, थोड़ा अगर नीचे आता है मुनाफा मिल रहा है तो एग्जिट कर दीजिए। चलिए 1120 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें और होल्ड करें, और कुछ और फिसलता है तो एग्जिट की तैयारी में गौतम आप रहिएगा। आशु जैन लाइन पर है, पूछे आशु। हेलो नमस्कार आशु, बताइए कहाँ पोजीशन है आपकी? मेरा टूरिज्म सेक्टर में कॉक्सन के अंदर 1000 शेयर होल्ड कर रखे हैं एट द रेट ऑफ 200 रुपीज, और मेरा विजन है 6 मंथ का। किरण, कॉक्सन किंग्स आगे किस तरह की चाल दिखाएगा? जो ट्रेंड है वो फाइनली लोअर टॉप लोअर बॉटम ही कर रहा है। हालांकि हमने पिछले 2-3 महीने में एक अच्छा रुझान दिखाई दिया था जहां पे थोड़ा सा हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था, पर अगर हम पिछले 8-9 महीने का ट्रेंड देखते हैं तो जो फर्स्ट 2 बॉटम से उसको अगर क्लिक करते हैं और ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो उसका सपोर्ट करंट लेवल्स के पास ही आता है। तो मुझे लगता है कि 165 के करीब ट्रेड कर रहा है, 155 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। एक बाउंस बैक इधर आना चाहिए जो कि ये स्टॉक को वापस एक बार 200 के लेवल तक ले जा सकता है। 200 के लेवल पे एक बार रिव्यू करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल 200 के आसपास एक बार फिर रिव्यू करें इस शेयर को, और ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रेक पे जाते जाते 7974, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, हल्की सी बढ़त पर इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है। आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ पर सबसे एक्टिव ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसमें आपको भरपूर फायदा मिलेगा। गौरव की पिक्स भी ब्रेक के बाद। भारतीय बाजार में हल्की सी बढ़त जरूर आई है,
दिन के लो से पूरी तरह से रिकवर करने की कोशिश बाजार में लगी हुई है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी अब 27 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स जो कल काफी टूटा था, यहां पर 60 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है इस बाजार में। लेकिन कैसा ट्रेड लेंगे तो सबसे बेहतरीन रिटर्न्स आपके हाथ लगेंगे। पहले आपके सामने ऑप्शन स्ट्रैटेजी हाजिर करते हैं और फिर गौरव बिस्सा की कुछ पिक्स भी। बताइए गौरव, ऑप्शंस के लिहाज से क्या सुझा रहे हैं आप आज? मैं सनफ्लावर में 700 के कॉल ऑप्शन के बाय करने चला दूंगा। मैं बार बार आके एक बार अटक रहा है। मुझे लगता है अभी अगर ये 688 690 लेवल सस्टेन कर गया तो एक्सपायरी के पहले 715 या एक्सपायरी तक आपको 715 तक के लेवल स्पॉट में दिखा सकता है और इवेंचुअली अगर 700 सस्टेन कर लेगा एक्सपायरी तक तो आपको आने वाले दिनों में 740 750 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो करंट सीरीज का जो कॉल ऑप्शन है 700 का, मैं वो बाय करने चला दूंगा। मैं इसमें पे स्टॉप लॉस आप 2 से 3 रुपए का रख सकते हैं और ऊपर आपको टारगेट 12 रुपीज मिनिमम को मिल सकता है। ओके, तो ये नवंबर सीरीज का ही कॉल ऑप्शन सुझा रहे हैं, वो लीजिएगा। याद रखिए आज मंगलवार है और थर्सडे को ये एक्सपायरी होने वाली है, तो 2 दिन का ऑफकोर्स आपके हाथ में ट्रेड दिखाई दे रहा है गौरव। लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से आप क्या पिक कर रहे हैं? क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है खरीदारी की या फिर आप शॉर्ट की पोजीशंस प्रेफर करेंगे लेना? देखिए, मैं एग्रेसिवली मार्केट्स पे शॉर्ट नहीं हूं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के काफी अच्छे मौके मार्केट दे रहा है। तो वो लिहाज से एक M&M फ्यूचर्स में दिसंबर सीरीज के सेल करने की सलाह दूंगा मैं। ऊपर में काफी बार आपको देखने मिल रहा है कि एक शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। आज भी जो उछाल है सस्टेन नहीं हो पा रही है, तो 1200 अभी काफी ऊपर आ चुका है, एक बार नीचे गिर चुका है स्टॉक। तो अभी रिवाइज अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है तो 1230 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं और 1195 से 1190 का इसमें लक्ष्य होगा। गेल एक लग रहा है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ चुका है और अनवाइंडिंग के बाद फ्रेश शॉर्ट्स बनना शुरू हो चुके हैं, तो एक बार 405 के लेवल दिखा सकता है। तो दिसंबर सीरीज के फ्यूचर बीच अब 422 के छोटे स्टॉप लॉस है और एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है, काफी एग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। बहुत लिक्विड नेम नहीं है लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एक ब्रेकआउट आ चुका है, वो है ऑयल, उसके आप दिसंबर फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 445 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 414 416 के आपके इसमें स्टॉप लॉसेज होंगे। चलिए, तो ऑयल इंडिया में तेजी करे, कच्चे तेल में जो तेजी आ रही है उसका फायदा इस शेयर को जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ M&M फ्यूचर्स में एक बिकवाली पोजीशन 1185 तक के लेवल्स के लिए शॉर्ट करें फिलहाल इस ट्रेड को, और साथ ही गेल में भी बिकवाली की पोजीशन यहां पर सुझाई जा रही है। इस बीच हमारे साथ लाइन पर पुणे से मनीष जुड़ गए हैं। पूछे मनीष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैंने इंडिया सीमेंट सेल किया है 108.50 पे जी। 500 शेयर्स है कैश स्टडी। ये आज सुबह में पोजीशन आपने ली है जी, राइट? ओके किरण, आज तो अनफॉर्चुनेटली सीमेंट शेयरों में पुल बैक आ रहा है। इंडिया सीमेंट 5% ऊपर है। पहले इनको एक स्टॉप लॉस सुझाइए सर। इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस 108 का रहेगा। बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं होगी, पर इन्होंने बेचा है तो इन्होंने बेचा है तो इनका स्टॉप लॉस करीबन 114 का होना चाहिए। इसके ऊपर अगर चलता है तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि आते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये और भी बढ़त देखने को मिलेगी। मेरे टारगेट 118 से 120 है। अगर 108 के नीचे जाता है तभी एक मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, तो आपने फिलहाल 108.50 पर ये मंदी की पोजीशन बनाई है। थोड़ा सा कॉल ट्रिकी है मनीष। देखिए 114 का स्टॉप लॉस लगाइए और आज ये पुल बैक में चांसेस है कि क्योंकि ये स्टॉक्स काफी पिट चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, थोड़ी सी यहाँ पर रिलीफ रैली ऑफ सॉर्ट्स आती हुई दिखाई देगी, तो स्टॉप लॉसेस को काफी क्लोजली ट्रैक करें। आगे फिर से फिसलते हैं तो 108 के नीचे शॉर्ट करना बेटर है इंडिया सीमेंट में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। बने रहिए आप CNBC आवाज। नोटबंदी के बाद बाजार में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है और खासकर कंजम्पशन स्टोरी वाले शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखा जा रहा है। हालांकि आज बाजार में पिछले 6-7 दिनों की लगातार गिरावट के बाद कुछ रिकवरी जरूर आई है। ऐसे में क्या ट्रेडर्स का मूड बदला है, यही जान लेते हैं। अहमदाबाद चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता मनीष देसाई एक ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम में मौजूद है। मनीष, बताइए क्या एक्शन है? अभी भी बिकवाली की पोजीशंस आ रही हैं या फिर कुछ निचले लेवल्स पर खरीदारी का इंटरेस्ट दिखाया है लोगों ने?
बिल्कुल, देखिए करीब 1500-1600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है और इसका असर सीधा जो है वो डीलिंग रूम में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक सब ब्रोकर है। सर बताइए कि यहाँ पे नॉर्मली किस तरह का माहौल रहता है और पिछले दिनों में कितनी गिरावट देखने को मिली है वॉल्यूम वाइज? कम से कम अगर देखने जाए मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से 30 to 35% वॉल्यूम में गिरावट आ चुकी है। यहाँ पर जो क्लाइंट की वॉक इन भीड़ रहती थी वो भी बहुत कम हो चुकी है। पहले कम से कम 15-20 जन हमको मिलते थे, आज आप देख रहे हैं कि कम से कम 2 जन भी नहीं है जो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए हुए हैं। उसके अलावा जो हमारा फोन पे बिजनेस था वो भी बहुत कम हो चुका है। रेयरली फोन आता है ट्रेड के लिए, बाकी सब प्राइजेस पूछते हैं कि भाई क्या प्राइस है, बस और कुछ नहीं। हाँ, मतलब पब्लिक काफी गिरावट देखने को मिली है। ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग रूम से दूर भाग रहे हैं। हमारे साथ है मोनार्क नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट तरंग भाई। तरंग भाई, ये बताइए कि आमतौर पर जब इस तरह का माहौल होता है इसके बाद धीरे धीरे मार्केट संभलना शुरू होता है, आज भी संभला है, तो आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने ट्रेडर्स को, अपने इन्वेस्टर्स? हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि ये लेवल से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20 रुपये 25 रुपये का माल लीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए और पैनिक होकर बॉटम फिनिश मत होना। तो अब आपको लगता है कि धीरे धीरे मार्केट की हालत सुधरेंगे? मतलब किस तरह का सिनारियो आगे चल के आपको देखने को मिल रहा है? ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखो तो मार्केट के लिए अच्छा ही है। जो अच्छे इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मिलेगा। एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ा पेन रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाजार बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो डब्बा ट्रेडिंग वगैरह के बंद हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे फ्लो, कैश का फ्लो बहुत बढ़िया आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोगों की ये उम्मीद है कि धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म में मार्केट सुधरता जाएगा, लेकिन अभी के लिए देखें तो वॉल्यूम में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ट्रेडर्स के यहाँ पे। शुक्रिया आप मनीष इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो वॉल्यूम एक्शन ऑफ कोर्स घटा है, कई ट्रेडर्स अभी भी लौट नहीं रहे हैं मार्केट में। इस बीच बाजार पर एक बार नजर डाल लेंगे। 83 अंकों की बढ़त सेंसेक्स दिखा रहा है। निफ्टी 7963 पर थोड़ा सा शांत है, लेकिन बैंक निफ्टी एक बार फिर फिसलने लगा है। 23 अंकों की गिरावट आ चुकी है इस इंडेक्स में, तो मूड थोड़ा सा एक बार फिर बदलता हुआ बाजार का साफ दिखाई दे रहा है। यहां से आगे बाजार पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ आगे जुड़ेंगी प्रियंका संभव और साथ ही प्रकाश कापा। अब देख रहे हैं सौदा आपका, और सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली में चल रहे खास इवेंट ग्रासरूट स्टार्टअप का, जहां राहुल बजाज बोल रहे हैं। Of a country where the sun never sets, get independence, one non-violently, the first major country to get independence in this world in 1947, due to our father of the nation, Mahatma Gandhi, who incidentally was considered my grandfather, Jamnalal Bajaj, as his fifth son. The other important thing, apart from the major thing of winning independence non-violently, was the fact that, again due to Gandhi, and of course Nehru and others, after independence, not only our relationship between the two countries did not deteriorate, if I may say so, they further improved. Earlier on, let's face it, it was a relationship between the ruler and the ruled. And then it became a relationship between equals. We became, after a couple of years, part of the Commonwealth, etc., etc. So credit goes to the people and the rulers of both countries. We'll have to work hard. Both the countries will have to work hard. Our governments will have to work hard to maintain this deep, broad relationship, especially in view of what has happened, in view of Brexit. Now, after the UK and EU decide on the shape of things to come after Brexit, and this could take 2 years or more after she presses the cross.
और बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। यहाँ अरुण जेटली मुखातिब हो रहे हैं, सीधा रुख करते हैं उनका। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर इतना प्रभाव रहने वाला है जितना इस एक निर्णय का, और यही कारण है कि इसका देश भर में स्वागत हो रहा है। हर सामान्य नागरिक को और ईमानदार आदमी को लगता है कि कम से कम एक निर्णय हिंदुस्तान में हुआ, और शायद पिछले 70 साल में ऐसा निर्णय नहीं होगा, जिसमें उसकी ईमानदारी के ऊपर प्रीमियम रखा गया। और उसको लगता है कि जो भ्रष्ट व्यक्ति थे और व्यवस्था में भी जो कमजोरियां आई थी, उसको परिवर्तित करने का ये निर्णय एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा। ये कितना बड़ा निर्णय है और इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए सरकार को, और जिसको शासन करा चाहते हैं, स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। दुनिया भर के हर देश में, विकसित देशों में, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था जीडीपी होती है, उसकी औसतन 4% करेंसी होती है। हिंदुस्तान में 12% है। और जब ज्यादा करेंसी घूमती है तो स्वाभाविक है कि ज्यादा व्यवसाय कैश में होता है। कैश में होता है तो बैंकिंग व्यवस्था के बाहर से होता है। फिर उसके साथ ब्लैक मनी, टैक्स का नॉन कंप्लायंस, उसके साथ अन्य भ्रष्टाचार, टेररिज्म, काउंटरफेक करेंसी। जब करेंसी की वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो ये स्वाभाविक उसके साथ जुड़ते हैं। आप अगर देश की टैक्सेशन व्यवस्था देख लें, हम हर साल बजट पारित करते हैं, तो बजट में एक शब्द आता है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा कितना रहेगा। इसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में इसका अर्थ है कि हम लोगों को लगभग इस वर्ष का ले लें तो 8 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स इकट्ठा होगा, 8.5 लाख के करीब इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होगा। लेकिन सरकार का, देश का खर्चा चलाने के लिए हमें 4-5 लाख करोड़ इसके ऊपर उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 16.5 लाख से देश नहीं चलेगा। आप में से मैं उत्तर नहीं मांग रहा, एक बात केवल अपने मन में, कि ईमानदारी से टैक्स देने की व्यवस्था देश में कायम हो जाए तो ये जो 2 आंकड़े दिए हैं, इसकी तुलना में कितना होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या ये उधार लेकर देश चलाना पड़ेगा? क्या बजट का बड़ा हिस्सा उस उधार के ऊपर ब्याज को वापस देना पड़ेगा? ये जो आज ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े हैं क्योंकि हम पूरा निवेश नहीं कर पाते, क्या देश के पास इतने साधन होंगे कि उस दिशा में हम लोग निवेश कर पाए? यही 4-5 लाख करोड़ रुपया सालाना और अधिक गरीबी मिटाने में, गांव के क्षेत्र में चला जाए, और इसका सारा प्रत्यक्ष संबंध जो है वो गरीबी के साथ है, गरीब लोगों के साथ है, उसका उन्मूलन करने के साथ। ये मैं इसके आर्थिक प्रभाव का असर कह रहा हूं। भारतीय सामान्य जीवन क्या है? ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। मुझे संपत्ति खरीदनी है तो इतना कैश में, इतना चेक में। मुझे व्यवसाय करना है तो इतना कच्चे में, इतना पक्के में। मुझे चुनाव लड़ना है तो किस तरीके से साधन आएगा। स्कूल के टीचर को वेतन मिलेगा तो कितना कैश में जाएगा और वापस मिलेगा। देश भर के मजदूर को आप ये जो वामपंथी बात कर रहे हैं, कम से कम इनको सोचना चाहिए कि किस व्यवस्था से को हम लोग समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथियों को तो कहना चाहिए था कि देश के मजदूर को न्यूनतम वेतन कई बार नहीं मिलता, ट्रेड यूनियन कहती है, और ये सच्चाई भी है। कैश में दिया और हस्ताक्षर करा लिए। अब आज जब डिजिटल ट्रांसफर होगा हर मजदूर के खाते में, तो स्पष्ट आ जाएगा कि किसको कितना वेतन मिला है, किसने कानून का पालन किया है, किसने नहीं किया। तो गरीब को, मजदूर को, हमारा सामान्य जनजीवन व्यतीत करना, कि जो ये भारतीय सामान्य है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया
कि जो 70 साल से नॉर्मल माना जा रहा था कि इतना कैश में, इतना चेक में, इतना कच्चे में, इतना पक्के में, उस नॉर्मल को तैयार करके प्रधानमंत्री जी ने एक नया नॉर्मल क्रिएट करने का प्रयास किया। ये इसके देश के हमारे जनजीवन के ऊपर एक असर है और ये कठिन नहीं है। निर्णय कितना बड़ा है इसको हम लोग सोचें कि आपको महीनों महीने लगते हैं। ये जो बड़े डिनोमिनेशनल नोट हैं और 500 और 1000 के, ये 86% हिंदुस्तान की करेंसी है, 86%। आज इस व्यवस्था को आप देखिए कि लाखों करोड़ रुपया जो कैश में घूमता था आज बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। बैंकिंग व्यवस्था में जब वो आता है और क्योंकि ये सारा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में आता है तो इसको लो कॉस्ट मनी कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम कीमत बैंक को देनी पड़ती है। अब बैंकों में जब इतनी बड़ी संख्या में आता है तो एकाएक बैंकों की क्षमता कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रेड में, व्यवसाय में, उद्योग में ऋण देने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। और क्योंकि ये लो कॉस्ट सस्ता कैपिटल आया है, स्वाभाविक है कि उस ऋण देने की जो क्षमता होगी उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो ब्याज होगा, वो भी अपने आप कम आएगा। बैंकों ने ऑलरेडी कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बैंक अपने खाते में रख के उसका कोई लाभ नहीं होगा, पैसे का वो आगे देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में अन्य साधन चले जाए, और जिसको हम कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग टू सपोर्ट द इकोनॉमी, वो एकाएक बढ़ जाता है। ब्याज के ऊपर असर पड़ता है। और इसकी दूसरी आप कल्पना देखिए, ये पूरी बहस कि कितने लोगों पे क्रेडिट कार्ड है, ये है, इसका असर उस पर नहीं पड़ने वाला। दुनिया जिस दिशा में आज हमें कठिनाई लगती है कि कैसे होगा, मुझे याद है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप में से कई लोग उस वक्त सक्रिय थे, माननीय अडवाणी जी को याद होगा कि 1996 में मुंबई में रेसकोर्स पे बीजेपी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें माननीय अडवाणी जी ने घोषणा की थी कि अटल जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हमने पहली बार पार्टी की तरफ से 7 मोबाइल फोन खरीदे थे और अधिवेशन की खबर कम छपती थी और मीडिया में यही खबर आती थी कि बीजेपी देखिए लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यहां से 20 वर्ष पहले अटल जी की सरकार में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, रामविलास जी थोड़ी देर के लिए टेलीकॉम मिनिस्टर थे, तो मोबाइल का वो जिक्र करते थे तो अमीर आदमी का फोन। तो 15 साल पहले और 12 साल पहले अगर आपको कहा जाता कि हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो लोग हंस पड़ते। लेकिन ये परिवर्तन आया है डिजिटल में, और ये डिजिटल की क्रांति। और आज किस व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं? आज दिल्ली के स्कूलों ने माँ बाप को SMS भेज दिया कि फीस आप कैश में नहीं जमा कराओगे, केवल मोबाइल पे आप डिजिटल के माध्यम से फीस जमा करा सकते हो। अलग अलग संस्थाओं में मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन से कम, अब सबके लिए मजबूरी है एकाएक आपको डिजिटल ट्रांसफर मजदूर के अकाउंट में करना पड़ेगा। और जो लोग अगर निकट से इसको देखते तो उनके लिए हैरानगी नहीं होती। मोदी जी का पहला निर्णय क्या था? सरकार बनी तो SIT बनाई ब्लैक मनी के खिलाफ, जो 2011 से पेंडिंग था। 3.5 साल हो गए थे, कांग्रेस के लोग नहीं करा रहे थे। दूसरा निर्णय, तो पहला बड़ा आर्थिक निर्णय क्या था? जनधन योजना। 58% लोगों का बैंक अकाउंट है, बाकी 42 को बैंक से जोड़ो। अगला निर्णय क्या था कि जिनके विदेशों में खाते हैं 60% ब्याज पे, 60% टैक्स पे जमा कराओ
नहीं तो 7 साल की 10 साल की सजा। जिनके HSBC एजेंट फाइल में अकाउंट से इन्वेस्टिगेशन खत्म की, केसेस दायर कर दिए। बेनामी संपत्ति जब्त। और अब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे थे, उनके मुताबिक डीमोनेटाइजेशन एक ऐतिहासिक कदम रहा और अब सरकार काम करे कैसे टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ और फैसले आ सकते हैं इस डीमोनेटाइजेशन को लेकर के। तो फिलहाल बाजार में तो सपाट कारोबार है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से लौटेंगे तो प्रकाश गाबा हमारे साथ रहने वाले हैं, आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। आप देख रहे हैं स्टॉक आपका। सेंसेक्स में फिलहाल 93 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। निफ्टी में करीब 37 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। मिड कैप में 43 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी जो लगातार ऊपर नीचे जा रहे हैं, अभी फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। और प्रकाश जी, बाजार के इस ऊपर नीचे वाले मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? दो स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे। लगता है एक तो है हीरो मोटर्स, यहाँ पर लगता है कि एक अपमूव है। यहाँ पर ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 3030 का 3030 स्टॉप होना चाहिए 2930 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है TCS। यहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव है, कह सकते हैं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2200 के हैं और स्टॉप होना चाहिए 2125। ओके, सो दो खरीद की सलाह प्रकाश जी दे रहे हैं। TCS में है खरीद की सलाह, लक्ष्य 2200 का देख रहे हैं। और साथ ही में दूसरा स्टॉक जिसमें खरीद की सलाह वो है हीरो का, प्रकाश गाबा की तरफ से। और हीरो मोटरकॉप में खरीदिए, टारगेट 3030 के। और अब अपने दर्शकों को जोड़ते हैं अलग अलग शहरों से। भोपाल से रवि जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते रवि जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का था शेयर, 500 शेयर से। तो 500 शेयर है, तो उसको क्या करना, होल्ड करना है, एग्जिट करना है? ओके, आपको बहुत अच्छा मुनाफा और आपने 22 रुपए 95 पैसे पे इसकी खरीदारी की थी। नहीं 122 में 122। ओके, 122। तो हमारी तरफ से एक ये टाइपो एरर हो गया। 122 की इनकी खरीद रही है। फिलहाल नुकसान 116 पर है बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रकाश जी, नुकसान हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया में, आप इस स्टॉक को टेक्निकल चार्ट पर कैसे देख रहे हैं? वेल, इनका अगर नजरिया लंबा है तो उसके हिसाब से कह सकते हैं कि 115 रुपए पे एक ब्रेकआउट मिला था और उसके ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, बस आसपास वहीं पर है। इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 160 का, यहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन से, और होल्ड करना चाहिए। और अपना वक्त दीजिएगा, 135 का एक टारगेट है, वहां तक जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा, इसीलिए होल्ड। ओके, सो 135 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल होल्ड करना होगा आपको स्टॉप लॉस के साथ। कोलकाता से बापी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते बापी जी, बताइए अब कौन सा शेयर है आपके पास? तो मेरे पास साउथ इंडियन बैंक है, 7200 शेयर में 22.50 पैसे में लिया। तो क्या करूँ अभी, आज से बहुत गिर गया। बिल्कुल, बहुत वीकनेस यहाँ पर है और आपको भी इसका सामना करना पड़ रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। प्रकाश जी, नुकसान में है साउथ इंडियन बैंक लेकर के यहाँ पर बापी, आपकी सलाह क्या होगी? इनका नजरिया मुझे पता नहीं, अगर शॉर्ट टर्म में है तो थोड़ी वीकनेस देख सकते हैं, 18 का लेवल भी देख सकते हैं। अगर नजरिया इनका लंबा है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 1780 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, वहां से एक बाउंस की एक जरूर उम्मीद कर सकते हैं ऑन द अपसाइड, लेकिन 2 या 3 साल के लिए होल्ड है, उसका टारगेट कुछ 30 हो सकता है। ओके, सो अगर लंबी अवधि 2 से 3 साल के लिए होल्ड की सलाह दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सा आपको ये वीकनेस जो है वो परेशान करेगी ही। हिसार से सुनीता अरोड़ा का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप के जरिए। टीटागढ़ वैगन्स होल्ड करती हैं सुनीता जी, 100 शेयर है इनके पास, 103 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल नुकसान मामूली सा 10 पैसे का पर शेयर हो रहा है। साथ ही में वीडियोकॉन पर भी आपकी सलाह चाहती हैं प्रकाश जी, 100 शेयर होल्ड करती हैं, 104 रुपए की खरीद रही है। तो टीटागढ़ और वीडियोकॉन, क्या आपको टेक्निकल चार्ट पे ये दोनों स्टॉक कैसे दिख रहे हैं? टीटागढ़ में तो ट्रेंड नजर नहीं आता है, टिपिकल साइडवेज मूव है, 10 पैसे का नुकसान है, कुछ खास नहीं है। एग्जिट यहां पर और स्टे आउट, इस स्टॉक में ट्रेंड नहीं है। वीडियोकॉन की बात करें तो यहां पर वीक स्ट्रक्चर है, ये
लोअर लेवल्स में कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। एक हो सकता है करीब अगर स्टॉप लगाना तो एक 98 लगाइए और उस ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन ये स्टॉक में भी ट्रेंड नहीं है, इसलिए एग्जिट। ओके, सो वीडियोकॉन और टीटागढ़ दोनों में ही एग्जिट की सलाह, क्योंकि एक स्ट्रांग मोमेंटम नहीं देख रहे हैं प्रकाश जी इनमें। लेते एक छोटा सा ब्रेक अभी, और ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक आपका, और अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं हमारे दर्शक, पूछते हैं अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। असम से दीपेन पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते पाल साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास DLF का 1000 शेयर है 110.20, और नीट का 1000 शेयर है 72.10 रुपीज। ओके, और मिस्टर पाल आपने ये लंबी अवधि के लिए चुना है या शॉर्ट टर्म का नजरिया है? उसको कितना, उसको रखो या निकाल जाऊं उससे? ओके, सो नुकसान हो रहा है और पूछ रहे हैं क्या ये निकलने का सही वक्त है एग्जिट करने का? प्रकाश जी, आपकी सलाह DLF और NII की क्या एग्जिट बनता है अभी जिस तरह के नुकसान में बैठे में यहाँ पर मिस्टर पाल? पर DLF में तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, इसलिए एग्जिट। और रही बात NIT की, वेल यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लोअर लेवल्स में शायद एक सपोर्ट हो, मेक और ब्रेक लेवल्स है 68 के आसपास। अगर 68 ब्रेक हो जाता है तो वो भी एक्सिट, लेकिन अपर रीजन्स में जरूर एक रेजिस्टेंस है करीब 81 के आसपास। तो 81, 80, 81 के वहां अगर मौका मिलता है तो एग्जिट, अदरवाइज 68 निकल जाता है NIT में तो भी एग्जिट। और इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। स्वागत आपका में, मुझे दीजिए यही इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।